हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले मैं अपने लास्ट वीडियो में पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को समझने से पहले पावलोव से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, जिन्हें हम पावलोव के नाम से जानते हैं, उनका फुल नेम है इवान पेट्रोविच पावलोव। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 में हुई थी। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये सोवियत रूस के निवासी थे। और ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये पेशे से एक चिकित्सक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपना शोध किस पर किया था। तो इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इन्हें पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था पाचन क्रिया पर शोध करने के लिए। ठीक है, पाचन क्रिया पर इनके द्वारा जो शोध किया गया था, इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, जब भी किसी मनोविज्ञानी की बात आती है तो सबसे पहली बात कि उसने किस पर प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आगे हम लोग देखते हैं, पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मूल में यह तथ्य है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। मतलब जब अस्वाभाविक जो उद्दीपन होता है और उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है, उसी प्रकार की अनुक्रिया एक स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, जब उद्दीपक अस्वाभाविक होता है और उस समय जो अनुक्रिया होती है वही अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। ठीक है, जो उद्दीपन है और जो अनुक्रिया है, उन दोनों के बीच में जो साहचर्य या जो संबंध स्थापित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। अब आगे हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, यूसीएस और यूसीआर को। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और यूसीआर मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, यूसीएस मतलब क्या? अनकंडीशनल स्टिमुलस और यूसीआर मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब अनअनुबंधित उद्दीपक होता है तब उसके साथ क्रिया कौन सी होती है? अनअनुबंधित अनुक्रिया भी होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस और सीआर मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित क्रिया। जब अनअनुबंधित उद्दीपक होता है तब क्रिया भी कैसी होती है? अनअनुबंधित अनुक्रिया होती है। और जब अनुबंधित क्रिया उद्दीपक होता है तब क्रिया भी कैसी होती है? अनुबंधित क्रिया। अब आगे इसे हम विस्तार से इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कुत्ता है जो एक मेज से रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है, ये कुत्ता एक रस्सी से बंधा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर भोजन रखा हुआ है उसके सामने। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन आता है और कुत्ता भोजन को देखता है तो उसके मुंह से लार टपकती है। तो यहाँ पर भोजन क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और जो लार टपकती है वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, क्योंकि भोजन को देखकर लार टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इसी प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। अब आगे इसे क्या किया गया? सेकेंड पिक्चर में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर फिर से कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने भोजन आता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के साथ ही भोजन भी प्रस्तुत किया जाता है उसके सामने। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ की जाती है। पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के साथ ही उसके सामने भोजन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ पर कुत्ते के द्वारा फिर से लार टपकाई जाती है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? ये जो भोजन है ये एक स्वाभाविक उद्दीपक है और उसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ घंटी का बजना एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, घंटी का बजना क्या है? एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। और जो इसी के साथ जो कुत्ते की जो लार टपकने की क्रिया हुई वो क्या है? एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो यहाँ पर दो चीजें जुड़ गई, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक और
अस्वाभाविक उद्दीपक, दोनों चीजें एक साथ प्रस्तुत की गई और उसके साथ जो अनुक्रिया हुई वो क्या हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब आगे हम लोग इसे फिर समझते हैं। जब लगातार ऐसा प्रयोग बार बार किया गया, ठीक है, बार बार जब ऐसा किया गया कि कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, घंटी बजाई जाती है पहले और भोजन रखा जाता है, घंटी बजाई जाती है और भोजन रखा जाता है, तो इस प्रकार से वो जो घंटी की आवाज है उसके साथ कुत्ते की लार टपकने का एक संयोजन हो जाता है, ठीक है, उस घंटी की आवाज के साथ उस अनुक्रिया का संयोजन हो जाता है। तो अब नए प्रयोग में क्या होता है कि भोजन नहीं रखा जाता है, केवल घंटी बजाई जाती है, ठीक है। अब क्या की जाती है, केवल घंटी बजाई जाती है, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। तो अब यहाँ पर घंटी क्या है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है और उसके द्वारा जो कुत्ते द्वारा जो अनुक्रिया की गई है वो भी कैसी है, अस्वाभाविक है, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया होती है वो अस्वाभाविक होती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो पावलोव महोदय द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि भोजन रखा, कुत्ते के सामने भोजन आया और कुत्ते की मुंह से लार टपकी, ठीक है, कुत्ते के सामने भोजन आया और उसके मुंह से लार टपकी, तो ये क्या हो गई, एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर आगे हमने देखा कि अब यहाँ पर भोजन और घंटी दोनों साथ में रखी गई, ठीक है, घंटी बजाई गई पहले और घंटी बजते उसके सामने भोजन आया, तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटी अस्वाभाविक उद्दीपन है, और इन दोनों के मिलने से जो अनुक्रिया हुई तो वो कैसी हुई, कुत्ते द्वारा अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। और इसी प्रयोग को जब लगातार दोहराया गया तो एक समय के बाद कुत्ते में ऐसी आदत बन गई कि वो अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर भी वो क्रिया करने लगा। तो अब यहाँ पर केवल घंटी बजाई गई जो कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक है और कुत्ते द्वारा जो अनुक्रिया की गई वो भी अस्वाभाविक अनुक्रिया की गई। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा ये प्रतिपादित हुआ कि अगर हम लगातार कोई प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया होती है वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ भी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बच्चे को होमवर्क करने के लिए कहते हैं, ठीक है, और वो होमवर्क नहीं करता है, तो हम उसे पहले दिन ये लालच दें कि तुम ये अपना होमवर्क कर लो, हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, तो वो अपना होमवर्क कर लेगा। और जब लगातार हम उसके साथ यही प्रयोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाएगी, स्वतः ही होमवर्क करने की आदत हो जाएगी। इस प्रकार से एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, उसी प्रकार से धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगेगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षण क्रिया में इस सिद्धांत का कैसे उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, या शिक्षण क्रिया में इस सिद्धांत का क्या उपयोग है। तो सबसे पहला उपयोग है कि भाषा विकास में सहायक, ये सिद्धांत भाषा विकास में सहायक है। दूसरा उपयोग है इसका स्वभाव व आदतों के निर्माण में सहायक, जो कि अभी हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा कि हम धीरे धीरे बच्चे में कोई भी अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक, तीसरी उपयोगिता क्या है इसकी कि अभिव्यक्ति का विकास करने में भी ये सिद्धांत सहायक होता है। चौथी विशेषता है इसकी गणित शिक्षण में सहायक, बार बार प्रयास करने से क्या होगा, गणित शिक्षण के विकास में भी ये सहायक होगा। चौथा है समाजीकरण में सहायक। तो इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत के शिक्षण क्रिया में उपयोग भी देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसे किस नाम से जाना जाता है, अन्य किन नामों से। तो इसको शास्त्रीय अनुबंधन के अलावा अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में शास्त्रीय अनुबंधन न पूछते हुए अनुकूलित अनुक्रिया भी पूछा जाता है, तो इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है संबंध प्रत्यावर्तन, ठीक है, इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है परंपरागत अनुकूलन, इसे परंपरागत अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट है प्रतिबंध अनुक्रिया, ठीक है, इसे प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट है उद्दीपक प्रतिक्रिया, इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुसिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात ये समझ लेते हैं हम लोग कि इस सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कैसे पड़ा। तो यहाँ पर समझना, कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, ठीक है, और कुत्ते द्वारा लार टपकाना, ठीक है, ये क्रिया हुई। फिर क्या होता है, कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के तुरंत पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या होता है, फिर कुत्ते के द्वारा लार टपकाई जाती है। फिर होता है कि भोजन नहीं रखा जाता है, केवल अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, ठीक है, घंटी बजाई जाती है और कुत्ते के द्वारा लार टपकाई जाती है।
तो यहाँ पर कहीं जगहों पर हमने पढ़ा है और कहीं जगह समझा है हमने इस चीज़ को कि जो कुत्ते की लार का जो संयोजन हुआ वो किसके साथ हुआ, घंटी के साथ हुआ, लेकिन असल में वो घंटी के साथ नहीं हुआ, घंटी की आवाज़ के साथ उसका संयोजन हुआ। ठीक है, अगर घंटी की जगह थाली बजाई जाती या ताली बजाई जाती या कोई ड्रम बजाया जाता, जो भी बजाया जाता, मतलब उसका जो संयोजन हुआ वो उस आवाज़ के साथ हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्रीय शास्त्र है उसमें आवाज़ को क्या दिया जाता है, एक संगीत की उपमा दी जाती है। ठीक है, आवाज़ वो जो ध्वनि है वो क्या है, संगीत है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जो संगीत के कारण जो संबंध स्थापित हुआ उसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि पावलोव से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि पावलोव का पूरा नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ के निवासी है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किस पर शोध कार्य किया था और उन्हें कब और कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर हमने ये देखा कि उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर उनके सिद्धांत को हमने समझा कि किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रयोग किया था। उसके बाद हमने आगे ये देखा कि शिक्षण क्रिया में उनके सिद्धांत का क्या उपयोग है और फिर हमने उनके सिद्धांत के अन्य नामों को समझा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।